नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। आप समझ सकते हैं मोदी के अलावा और कौन हो सकता है आज के दिन भारत में और दुनिया में। ट्रंप और नेतन्याहू के अलावा और कौन हो सकता है विलेन। इतना काफी है कहने के लिए मेरे दोस्त, लेकिन संसद में जंग चल रही है, घमासान मचा हुआ है ओम बिरला को भगाने के लिए, और नरेंद्र मोदी पहले से ही भाग खड़े हुए। खैर, नरेंद्र मोदी कहां टिकने वाले हैं। भारत को यूं ही मुसीबतों में छोड़कर किसी भी दिन भाग सकते हैं। भागने की बात बाद में कर लेंगे। आज जिस मुसीबत का सामना पूरी दुनिया कर रही है और भारत कर रहा है, उस पर बात करते हैं मेरे दोस्त। युद्ध जारी है, और मैंने पहले दिन ही कहा था और कल के वीडियो में भी मैंने यही बात कही थी कि अब कोई ताकत ईरान को नहीं हरा सकती। और खास करके जब मारने पर उतारू हो जाए, मरने के बारे में सोचना छोड़कर उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। और वही काम अब ईरान कर रहा है, तो ईरान को अब हराना बहुत मुश्किल है। रही बात पूरे देश की, और देश के 2-3 ऐसे लोगों की जो पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बने हुए हैं। आप जानते हैं वो कौन है मेरे दोस्त। भारत के लिए कौन है आप मालूम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के कर्मों की कीमत, निर्णयों की कीमत, या यूं कह सकते हैं कि उनके विदेश नीति की कीमत, या उनकी अपनी सोच, उनका वजूद, सब कुछ की कीमत पूरा भारत चुका रहा है। देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। अभी युद्ध के बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, और सबसे बड़ा हाहाकार तो मचा हुआ है तेल को लेकर, एनर्जी को लेकर, गैस को लेकर। मेरे दोस्त, भारत के बहुत से शहरों में होटलें बंद हो रही हैं। मैं दक्षिण भारत में रहता हूं, कम से कम दक्षिण भारत का तो यही हाल है। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, और डोमेस्टिक सिलेंडर की बुकिंग नहीं एक्सेप्ट की जा रही है, यानी गैस सिलेंडर की किल्लत है। और यह सब कुछ इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी युद्ध के एक दिन पहले जाकर के नेतन्याहू से, माने इजराइल के नेतन्याहू से गले मिलकर, फोटो खिंचवाकर, चेहरा दिखाकर आ गए। या यूं कह सकते हैं कि सब गुड़ गोबर करके आ गए, रायता बिखेर के आ गए। उसका परिणाम है आज भारत इतनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा है, और शायद इससे भी बड़ी मुसीबत में फंसे। अब इसको दो तरह से समझिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से 2 देशों के जहाजों को छोड़ रखा है, आने जाने दे रहा है। वो है रूस और चीन। भारत भी उनमें हो सकता था अगर नरेंद्र मोदी जाकर के ऑटोग्राफ देकर नहीं आए होते, एक नकली मेडल पहनकर नहीं आए होते, और फोटो खिंचवाकर नहीं आए होते इजराइल से। बस इतनी सी बात। चुप रह जाते, यही रहते। वैसे भी देश का सर्वनाश और सत्यानाश तो कर रहे हैं। इस करने में यह करना, मतलब यह करना और जोड़ दिया, जिसके कारण आज यह मुसीबत झेलनी पड़ रही है। निश्चय ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर भारतीय जहाजों को आने जाने दिया जाता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता गैस के लिए या पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल बैंकों पर मिलना बंद हो गया है, या फिर रेशनिंग की जा रही है, या फिर जमाखोरी हो रही होगी। तो जमाखोर तो इनके अडानी अंबानी है, वो कर रहे होंगे। अब समझो मेरे दोस्त, क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी को इस तरह से ही खिखी करने की। कुछ और लोग इस शब्द को यूज करते हैं, मैं भी कह रहा हूं। सचमुच नरेंद्र मोदी बेशर्मों की तरह कहीं भी जाकर ही खिखी करके आ जाते हैं, और उसका परिणाम इस पूरे देश को चुकाना पड़ता है। क्या आज नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी लेंगे कि ये मेरी गलती है, मेरी कूटनीतिक गलती है, या मेरे इजराइल जाने से, मात्र एक इजराइल के विजिट करने से युद्ध के एक दिन पहले, और यह सब हो रहा है? और सीधी सी बात है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी जहाजें निकलती तो आज पेट्रोल और डीजल की इतनी किल्लत नहीं होती, जो आगे और भी होने वाली है। अब रह गई बात दूसरी, जो एक फिक्स हो गई है। जैसे ईरान ने सिर्फ चीन और रूस के जहाजों को आने जाने का रास्ता दिया है,
भारत का भी दे सकता था, देता, अगर नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाने नहीं गए होते तो। और फोटो का शौक तो उनको बहुत होता है, जबरदस्ती गले मिलने का, गले लगने का शौक भी बहुत है। इसी तरह जबरदस्ती गले पड़ते थे ट्रंप के, जो अब खिसियानी बिल्ली की तरह उनके पीछे पड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, ईरान अब तेल लाने नहीं देगा, और यह बात आप सुन लीजिएगा, जान लीजिएगा, देख लीजिएगा। रूस अब तेल भारत को नहीं देगा। फाइनली यह निर्णय होने ही वाला है, होगा ही। रूस पहले जो, वैसे भी अमेरिका 30 दिन की मोहलत दिया है, और वो भी ये कहा है कि जो जहाजों में भर चुका है वही तेल दे सकता है, बाकी नहीं। वैसे भी रूस को कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत को अब तेल देने में, क्यों देगा। अब ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को आने जाने से मना कर दिया, रोक दिया दूसरे देशों की तरह, तो क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही खी करके इजराइल में आ गए उसके लिए। यानी ईरान ने मान लिया कि भारत, यानी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मनों की लिस्ट में है। यानी अब ईरान भारत को अपने दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर चुका है। यही तो कारण, तो यही है ना, और तो कोई नहीं है ना। अभी तो ईरान यहां से मित्रता का संदेश ले और दे करके जा रहा था। अपने पानी के जहाज, जो फाइटर जहाज, जो एकदम निहत्थे होकर के आया था हमारा मेहमान बन करके, और नरेंद्र मोदी की कमजोरी और कायरता की कीमत चुकाया। अब यह भी कहा जा सकता है कि उसके बारे में अगर मुखबिरी भी की हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत के सीमा से बाहर, लेकिन इंडियन ओशन के अंदर ही उसे अमेरिका ने मार गिराया। मेरे दोस्त, कॉमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर दोनों की किल्लत हो चुकी है भारत में। यह एक शुरुआत है, लेकिन आपको भी पता चल चुका होगा, आप भी समझ रहे होंगे कि कम से कम 10 से 50% तक किसी भी सामान का दाम बढ़ा दिया गया है। आप लेने जाइए बाजार में, सब्जी हो या फल हो या कोई भी कमोडिटी, बाजार से कोई भी सामान हो, आप देखिए, कोई भी सामान लीजिए, कुछ न कुछ तो बढ़ ही गया है सब। और जो बढ़ाकर दाम मांग रहे हैं बाजार में, वो कारण यही बता रहे हैं कि हमको महंगा मिल रहा है, शॉर्टेज है, माल मिल ही नहीं रहा है। जैसे होटल की बात करें या घरेलू सामानों की बात करें, तो होटल के लिए भी कोई सामान उपलब्ध नहीं है, और यहां होटल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, शायद पूरे ही बंद हो जाएं कुछ एक दिनों में। और यह सब कुछ सिर्फ नरेंद्र मोदी के कुकर्मों से हो रहा है। उसे कुकर्म ही कहेंगे मेरे दोस्त, जो जिसकी जरूरत ना हो और सिर्फ शरारत बस कोई काम किया जाए, उसे कुकर्म ही कहते हैं। अब सवाल यह उठता है मेरे दोस्त कि यह लड़ाई कब रुकेगी। ईरान ने तो डिक्लेयर कर दिया कि यह समझौता नहीं होगा, और हमारे जैसे लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, या जो भी दुनिया के बारे में यह सोचते हैं कि दुनिया शांत रहे, उनकी भी सोच यही है कि अब नरेंद्र मोदी का भारत से, ट्रंप की दादागिरी, नरेंद्र मोदी की राजनीति का अंत भारत से होना चाहिए। ट्रंप की गुंडागर्दी का अंत पूरी दुनिया से होना चाहिए, और इजराइल का पूरा वजूद पूरी दुनिया से मिट जाना चाहिए, और तभी आगे दुनिया शांत रहेगी। दुनिया के शांत रहने का एकमात्र यही सूत्र है, और यह तभी होगा जब यह युद्ध जारी रहे, चलता रहे। युद्ध तब खत्म हो जब इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए, इजराइल का कोई नाम ना रहे, इजराइल गाजा बन जाए, इजराइल पर ईरान कब्जा कर ले, नहीं तो अमेरिका ही कर ले, या नहीं तो फिलिस्तीन, वो फिलिस्तीन का हिस्सा है, फिलिस्तीन उस पर कब्जा कर ले। यानी इजराइल का वजूद जब तक रहेगा पूरी दुनिया शांत नहीं रहेगी। तो इसे एक सूत्र की तरह लोगों तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि अगर दुनिया में शांति बनाए रखनी है, दुनिया को शांत रखना है, दुनिया शांत रहेगी तो कैसे? एकमात्र एक ही रास्ता है, वो है भारत से। भारत को भी तो शांत रहना है, भारत को भी तो जीना है, आगे बढ़ना है। और अगर भारत सही रास्ते पर आए, आगे बढ़े, भारत में शांति रहे, तो वो नरेंद्र मोदी की राजनीति के खत्म होने के बाद से ही, जो कि शायद अब होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी कभी भी जा सकते हैं देश छोड़कर। दूसरा पहलू, ट्रंप की दादागिरी इस दुनिया से खत्म होनी चाहिए, और यही लड़ाई
ईरान से जो शुरू हुई है, यह लड़ाई तब खत्म हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं, और जो इस बात को समझते हैं वो भी यही मानेंगे और कहेंगे कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध तब खत्म हो जब ट्रंप की दादागिरी पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, ट्रंप सरेंडर कर दे। और इतनी जल्दी ट्रंप सरेंडर नहीं करेंगे। ट्रंप सरेंडर तब करेंगे जब विश्व युद्ध हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए विश्व युद्ध, क्योंकि युद्ध के डर से शांति नहीं लाई जा सकती। युद्ध के बाद ही शायद शांति आए दुनिया में, क्योंकि जो शनकी हैं उनकी सनक जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक उनकी सनक उतरेगी नहीं, तब तक तो शांति नहीं आएगी। आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहा है। किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के लेके आ जाता है, कहीं भी बम गिराने के लिए इजराइल को बोल देता है, नहीं कहीं खुद चला जाता है गिराने के लिए। और ईरान पर तो ट्रंप और इजराइल ने ही युद्ध शुरू किया जबरदस्ती बातचीत के दौरान। तो युद्ध कहां खत्म होना चाहिए? ट्रंप की दादागिरी के खत्म होने तक युद्ध नहीं रुकना चाहिए। इजराइल के नक्शे से मिट जाने, दुनिया के नक्शे से मिट जाने तक युद्ध नहीं खत्म होना चाहिए। और भारत में नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म होने तक, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर जहां जाना है जाएं, उनको एप्स्टीन के आयरलैंड पे जाना है जाएं, या उनको अमेरिका जाके बसना है बसें, या जहां जाना है जाएं, या फिर कहीं और अगर उनकी जगह है तो वहां जाएं। कम से कम इस कुर्सी को छोड़ें, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे कुछ भी सही नहीं होगा और कुछ भी शांत नहीं होगा। दुनिया में जिस तरह नरेंद्र मोदी ने आज भारत को एक बगा, एक गुट में घसीट कर डाल दिया है। अब अगर ईरान भारत को अपने दुश्मन की लिस्ट में डाल दिया, जो कि सामने दिख रहा है, तो क्या चीन तो वैसे भी दुश्मन है, पारंपरिक दुश्मन है। रशिया जो हमारा मित्र था, क्या वो अब ये मित्रता जारी रखेगा, या वो ईरान और चीन के साथ जो मित्रता नई शुरू किया है उसको कायम रखेगा? आप सोच के देखिए कूटनीतिक रूप से वो ग्रुप आगे बढ़ेगा। हम तो अमेरिका और इजराइल के पीछे जाके खड़े हो गए हैं, यानी नरेंद्र मोदी जाके खड़े हो गए। भारत तो ऐसा नहीं करता, भारत ऐसा करेगा भी नहीं। अगर भारत ऐसा नहीं करता, भारत ऐसा करेगा भी नहीं, भारत की मानसिकता ऐसी नहीं है कि वो किसी के साथ जाकर के किसी के साथ युद्ध लड़े या युद्ध में शामिल हो जाए, या एक पक्ष पे जाके खड़ा हो जाए, ऐसा भारत नहीं है। तो कहने का मतलब नरेंद्र मोदी सिर्फ है। तो क्यों नरेंद्र मोदी भारत में क्यों रहे? ऐसा आदमी भारत में क्यों रहे? और भारत ऐसे आदमी को क्यों रहने दे भाई? और नरेंद्र मोदी के गैंग के लोग तो न जाने किसको किसको बोलते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। अब तो वक्त आ गया है जब नरेंद्र मोदी से कहा जाए कि भाई भारत को जीने दो, भारत को अपनी राह पे रहने दो, भारत में शांति बनाए रखो। भारत किसी से ना युद्ध लड़ेगा और ना ही भारत किसी के साथ जाकर के खड़ा होगा पीछे। और ये सब आप करेंगे तो आप जाइए। मेरे दोस्त, पूरी दुनिया एक जूझ रही है। भारत एक अंदरूनी जंग भारत में शुरू हो चुकी है, और खास करके आम आदमी की जंग तो यह है कि वो खाएगा क्या, नहाएगा क्या, उड़ेगा और बिछाएगा क्या, यानी महंगाई। और उस लड़ाई में नरेंद्र मोदी ने अपने कुकर्मों के जरिए झोंक दिया है। बचेगा कैसे? क्या रास्ता है? मोदी का इस्तीफा या मोदी का देश छोड़कर जाना? और एक बात और है मेरे दोस्त, अगर भारत की जो परिस्थितियां बनी हैं, आप नरेंद्र मोदी से निपटिए, नरेंद्र मोदी को समझाइए, या देखिए थोड़ा वेट इंतजार कीजिए, नरेंद्र मोदी खुद ही भागेंगे, देश छोड़ेंगे। किसी मुसीबत, किसी संघर्ष का सामना करने का डीएनए तो मोदी में है नहीं, तो शायद रास्ता अपने आप निकल जाए इस युद्ध से। जो परिस्थितियां बन रही हैं, यानी अगर विश्व युद्ध भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात अंतरराष्ट्रीय विश्व युद्ध की, विश्व युद्ध हो भी सकता है और शायद रुक भी जाए। जानते हैं मैं ये क्यों कह रहा हूं? अभी तक मैं कह रहा था कि विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि ईरान पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंककर ईरान को खत्म करने की कोशिश करेगा। बदले में इजराइल खत्म हो सकता है, अमेरिका भी लगड़ा लूला हो सकता है, टूट फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त की
एक सनकी ही दूसरे सनकी को सही करता है। जानते हैं गांव में अगर कोई एक बिगड़ैल लड़का है, दूसरा अगर बिगड़ैल उसके साथ भिड़ जाए तो वो शरीफ बन जाता है। वही बात है, पूरी दुनिया में वही स्थिति चल रही है। अब इस युद्ध में किम जोंग की एंट्री को मैं शुभ संकेत मानता हूं। उत्तर कोरिया के, उसे लोग तानाशाह कहते हैं, जो भी कहते हैं कहते रहें, लेकिन यह तो तय है कि वो आदमी शनकी है। बाद में कोई और परिभाषा बदल लेना, अभी के लिए मैं कह रहा हूं। और एक सनकी ही दूसरे सनकी को ठीक कर सकता है। आप देख रहे हैं किम जोंग की एंट्री के बाद ट्रंप की भाषा बदल गई है, सनक उतर गई है। दूसरे सनकी को देख करके पहले वाले पर जो सनक चढ़ी थी नहीं, उतर गई है। मैं समझता हूं किम जोंग की एंट्री, और वो पैर ठोककर ईरान के साथ खड़े होने की बात करता है, वो न्यूक्लियर वार की बात करता है, वो ट्रंप से कई गुना आगे बढ़कर फैसले की बात करता है। ऐसा ही आदमी नेतन्याहू को और ट्रंप को ठीक कर सकता है। आप समझ गए? एक सनकी ही दूसरे सनकी को ठीक कर सकता है, और ये दोनों सनकी हैं। पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा के रखे हैं नेतन्याहू और ट्रंप। अब किम जोंग इन्हें ठीक कर सकते हैं। परिणाम कुछ और भी हो सकता है। चलिए, विश्व युद्ध हो गया। विश्व युद्ध होने के बाद भी कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो मरेगा मरेगा, जो जिएगा जिएगा, मरना सबको एक बार है, मर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया रहेगी, खत्म हो जाएगी, हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सनकियों का इलाज हो जाना चाहिए, क्योंकि दिन तिल तिल करके मरने से अच्छा है एक बार मर ही लो। जो ईरान अब फैसला कर चुका है कि रोज रोज लड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार लड़के ही कर लो। ऐसा नहीं है कि ईरान पे बम नहीं बरस रहे हैं, ईरान को बर्बाद नहीं किया जा रहा है, ईरान को चोट नहीं पहुंच रही है, लेकिन अब अपने दर्द को भूलकर ईरान वार कर रहा है, मार रहा है। और यही उसकी जीत की सबसे बड़ी नींव है। मैंने कहा अब वो डिफेंस में नहीं है, अब उसे बचाने के बारे में कोई रणनीति उसकी नहीं है, क्योंकि वो जानता है अमेरिका और इजराइल के पास दुनिया भर के हथियार और हथकंडे हैं। तो बचाने में अपना दिमाग खर्च करने से अच्छा है पूरी ताकत झोंक दो मारने में। और मिसाइलों से पाट दे रहा है इजराइल को। इजराइल त्राहिमाम कर रहा है, तबाह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, माफी मांग रहा है, मांग रही है वहां की जनता कि माफ कर दो, हम हार गए। लेकिन मैं समझता हूं खामनेई, मतलब यह दुनिया का दस्तूर है, मैं समझता हूं यह होना भी चाहिए, मौत का बदला मौत। अगर बिना कारण इजराइल ने खामनेई को मारा है, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा है, तो उन्हें भी मारने का हक है, मार लेने दो, तब बीच बचाव हो जाएगा। उसके बाद सोचेंगे शांति के बारे में, और उसके बाद दुनिया सोचेगी शांति के बारे में, तभी और उसी के बाद शायद सही शांति आए भी। क्योंकि सनकी जिंदा रहते हैं तो वो दूसरों को जीने नहीं देते, परेशान करते रहते हैं। अब भारत के सनक पे आ जाओ, भारत का क्या हाल है मेरे दोस्त? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, मुसीबत जो आज आई है, जिससे लड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करने की बजाय संसद में तो ईरान की कूटनीति, ईरान के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो परिस्थितियां बनी है इस समय, उस बारे में तो संसद में बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। तो रास्ता क्या है मेरे दोस्त? जहां इतनी बड़ी मुसीबत के लिए जिम्मेदार हैं नरेंद्र मोदी की एक तुच्छ कूटनीति या विदेश नीति, घटिया विदेश नीति, जो हमें नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नरेंद्र मोदी ने किया, और मात्र इसलिए क्योंकि उन्हें अपने आप को बचाना है एप्स्टीन फाइल से, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन से, या अपने मित्र को बचाना है ट्रंप से, अमेरिका से, या फिर और भी बहुत से राज होंगे नरेंद्र मोदी के दबे हुए जो उनके हाथों में है, जिससे नरेंद्र मोदी इतना गलत रास्ते पर जा रहे हैं। देश इस मुसीबत से जूझ रहा है, और उस हालात में नरेंद्र मोदी के लोग राहुल गांधी के पजामे में ढूंढ रहे हैं, नाड़ा या कुछ और, छोटा है या बड़ा है। देख लो, खोल के देख लो। आप इस बयान को सुने होंगे, गिरिराज सिंह के बयान को।
राहुल गांधी के पजामे के पीछे पड़े हुए हैं। क्या देखना चाहते हैं? बोलो, राहुल गांधी दिखाएंगे, आपका भी शौक पूरा हो जाएगा। अब आप समझ लो, इतनी बड़ी मुसीबत में भी ये इस तरह की छीछा लेदरी वाले काम और बात कर सकते हैं। इनकी यही औकात है, इनकी यही समझ है, इनको यही अच्छा लगता है, शायद ये इसी के लिए ही बने हैं। मेरे दोस्त, एक गंभीर सरकार की जरूरत है भारत में, एक समझदार सरकार की जरूरत है भारत में। और जो परिस्थितियां बन रही है, जाते जाते मैं एक बात बता दूं आपको, शायद नीतीश कुमार को इसीलिए लाया गया है राज्यसभा के जरिए कि उन्हें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का माला पहना करके और अपने खिसक लें, या फिर अपने राष्ट्रपति बन जाएं, या कुछ और ऐसा कुछ तो है जो मेरी समझ में आ रहा है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। यह नीतीश को निपटाने का टाइम नहीं था और टाइम नहीं है। इस टाइम अगर नीतीश को राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कुछ तो है जो होने वाला है। नरेंद्र मोदी इतना तो समझ चुके हैं कि भारत को संभालना अब उनके बस की बात नहीं। नरेंद्र मोदी यह तय कर चुके हैं कि अब उन्हें जाना ही पड़ेगा, चाहे तिहाड़, चाहे इप्स्टीन के आयरलैंड, या चाहे अमेरिका या कहीं और। तो उसके लिए तैयारी करने के लिए और एक कमजोर कड़ी जोड़ने के लिए मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी ने नीतीश को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, और शायद बकरा बनाएंगे। अभी कुछ पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसी झलक दिख रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस कैपिंग प्लान में लग गए हैं, भागने की फिराक में है। तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो यहां करेंगे। अब अमित शाह को अगर प्रधानमंत्री बना के जाए, उसकी भी बगावत हो जाएगी बीजेपी में ही, वो होने नहीं दिया जाएगा। शायद एनडीए भी स्वीकार ना करे, नायडू ना स्वीकार करे, नीतीश भी ना स्वीकार करे। और अगर मोदी को जाना है तो कोई ना कोई ऐसा तो हो जिसे बकरा बनाया जाए। वो मुझे नीतीश लगते हैं, और नीतीश ही सबसे ज्यादा बकरे वाले टाइप के आदमी हैं। कुछ दिनों से ऐसे ही दिख भी रहे हैं, समझ में भी आ रहा है बौद्धिक स्तर पर। यह हो सकता है, इसे अभी मैं पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी योजना नरेंद्र मोदी की हो सकती है कि अपने स्केपिंग के लिए वो नीतीश का इस्तेमाल करें। जाते जाते मेरे दोस्त, यह बात आप तय कर लीजिए कि यह विश्व युद्ध हो सकता है, यह युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है, यह युद्ध न्यूक्लियर वॉर में भी बदल सकता है, क्योंकि अब किम जोंग की एंट्री होगी, एक सनकी की एंट्री हो गई है। दूसरा सनकी या तो सुधर जाएगा, या तो संभल जाएगा, या तो पीछे हट जाएगा, या तो सरेंडर कर देगा। और इजराइल को तो मिटना ही है, खत्म होना ही है। और अगर सच पूछा जाए, अगर मुझसे कोई पूछे, तो मैं तो समझता हूं नेतन्याहू का वही होना चाहिए जो उन्होंने खोमेनी का किया। आज के लिए बस इतना ही।